ये सवाल समझ आ गया सबको? कोई दिक्कत है इसमें? क्या सवाल था? सिंप्लीफाई था। 16 माइनस 1/5 का होल पावर 5/2 क्या कर दिया? ए के पावर m इंटू एन है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। पावर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? मल्टीप्लाई कर दिया। देख लीजिए कैसे अलग अलग तरीके से मैंने करा। मल्टीप्लाई कर दिया, 5 कैंसिल हो गया, -1/2 बचा, इसको नीचे ले जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है ए के पावर -n है ना, तो 1/a के पावर n बना दी। निगेटिव है पावर में, उसका टोपी माइनस है, तो नीचे ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा। प्लस बन जाएगा, समझ आ रहा है ना? प्लस बन जाएगा। अब देखिए अब कह रहा है कि भाई जब ये हो गया तो इसको नीचे ले गया। ये देखिए पावर में माइनस है, यहां में माइनस है, तो इसको नीचे ले गया, प्लस हो गया। अब देखिए ये 1/2 का मतलब क्या? रूट लगेगा कि नहीं? रूट में लिख सकते हैं, तो रूट 16 और 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 4 16 4 हो गया। इसका भी नहीं आया, फिर यहाँ पे क्या करा? चलो यहाँ से फिर से हम दूसरे तरह से लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? नीचे ले गया, प्लस हो गया, अच्छी बात। अब रूट नहीं लगाया, ये जो 16 है ना, जो संख्या रहेगी ना, देखेंगे किसका वर्ग है, किसका वर्ग है। अगर यहाँ पे 1/3 होता, देखते किसका क्यूब है, बोलो जिसका किसका क्यूब है। 4 घात होता तो देखते किसका 4 घात आएगा, 4 घात आएगा पावर में, है ना? ऐसा देखते हैं। यहाँ पे 1/2 है ना, तो देखेंगे किसका वर्ग है, तो 16 4 का वर्ग है, तो 4 का वर्ग लिखते काट दिया, समझ आया? 1/40 से भी आ गया। अब देखिए फिर से क्या हो गया? अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए इन लोगों का तो 5 कैंसिल हो जाएगा, -1/2, ये कितना हो जाएगा? -1/2। फिर से क्या किया मैंने? देखा यार 16 तो 2 4 का क्यूब है, 4 का स्क्वायर है, मतलब 4 का स्क्वायर है 16, लिख दिया। फिर से क्या हो गया? फिर से मैंने क्या कर दिया? ये 2 से 2 कट गया, ये -1 हो गया। 4 इनवर्स बोले तो 1/5, 5 इनवर्स बोले तो 1/5। हाँ 4 इनवर्स होगा तो 1/4 हो गया। 5 इनवर्स 1/5 नहीं होगा, ठीक है? किसी का भी नो। 10 इनवर्स 1/10, x इनवर्स 1/x। क्लियर है क्या? ये तो हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द इक्वेशन सकल देखिए, सकल देखिए। दूसरा नेक्स्ट सवाल जल्दी देख लेते हैं। कह रहा है 2 to the power 2^3 का होल पावर है 4 इज इक्वल टू 2 to the power 2 पावर में x। ये तो ऐसे सवाल जब आ गए ना तो कई लोग चक्कर याद रहती है, और x कैसे होगा? याद है हमने सवाल ऐसे बहुत सारे करे हैं। अरे आपको याद नहीं होगा, वो दिन वो समय वो टाइम मैं बताता हूँ। ऐसे सवाल बहुत सारा आया था। क्या आया था मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए सवाल में क्या लिखा था? सवाल में लिखा था यार 5 की पावर x से बराबर 125, ऐसे सवाल दीजिए। कौन x के मान बता दो, क्या पूछेगा? आपको क्या लगता है x की वैल्यू पूछेगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सवाल क्वेश्चन दिए, इक्वेशन दिए रहे, आपको x की वैल्यू पूछे, यही पूछ सकता है उसकी। और क्या पूछ सकता है भाई? जो अननोन है उसी को पूछेगा, जो कांस्टेंट है उसको नहीं पूछेगा, कांस्टेंट है उसको पूछेगा। क्या अरे मामा क्या बतियाओ तो दिमाग इधर देखिए, समझिए इधर। क्या कोई प्रॉब्लम है आपको? बात करेंगे तो फिर कैसे समझ आएगा? आप ही सोचो ना, चीजें समझ आनी चाहिए। 2 सवाल 2 कंसेप्ट। यहाँ देखिए कितना मजेदार सवाल। अभी देखो ये फिर से वही बात, फॉर्मूला देखिए। फिर यहाँ पे क्या शकल दिखा? देखो चीजें जब तक चमकेगा नहीं ना, जब तक उसका फॉर्मेशन समझ नहीं आएगा ना, तब तक सवाल नहीं बनेगा। सवाल नहीं बनेगा, मैं बोल रहा हूं ना, सवाल नहीं बनेगा। सवाल बनेगा नहीं जब तक वो फॉर्म किस रूप में है, किस फॉर्म में है, उसका समझ नहीं आएगा, है ना? तो क्या फॉर्मेशन, क्या किस फॉर्म में दिखा यार? अभी मैंने देखा ना, ऐसा फॉर्म आता है इसका, या मैं होगा इसका भी ऐसे ही, दोनों ये लग जाएगा। चलो इसको करके देखते हैं। 2 के पावर 3 into 4 कितना हो जाएगा? 12 हो गया। 2 के पावर कितना हो गया? अगर आप यहाँ पे लिख देना ये मसाला, कौन फॉर्मूला लिख देना, तो चेक करने वाला जो होता है ना एग्जाम में, मजा आ जाता, खुश हो जाते, खुश हो। आंख बंद कर चेक करेगा, पूरा नंबर दे, एक भी नंबर। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है एक भी नंबर नहीं करेगा।
तो ये इसलिए कहते हैं ना, जो फॉर्मूले होते हैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दे रहा हूं, क्या लिखेंगे, a की पावर m पावर क्या n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। वो आप कुछ भी नहीं करेगा, पूछने से पहले आपने बता दिया कि यह मैंने जो काम करा ना इस फॉर्मूले बेस पे करा, अगर वो पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट पढ़ा होगा तो आपको बता देगा, फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको समझ में बंदा पढ़ा लिखा है, ये जो ना छात्रा पढ़ा लिखा है, जो भी होगा। अब देखो इंप्लाई जेड क्या हो गया, बेस समान हो गया ना, तो जब इक्वल टू बीच में क्या है, बीच में इक्वल टू है, तो अब क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग, हाँ कंपेयर ऑफ पावर इन बोथ साइड लिख दे। चलिए, मतलब दोनों पक्षों में घातों की तुलना से, पावर की तुलना से, मतलब टोपी वाला मतलब पावर, अरे समझ रहा है ना, पावर कंपेयर करेंगे। अब देखिए कंपेयरिंग ऑफ पावर इतना लिख देंगे। देखिए बेस समान हो, क्या कहता है कंसेप्ट, क्या बोलता है, यदि दो चीजें हो और क्या होगा, उनका बेस समान हो। बेस समान के मतलब जो आधार है वह एक जैसा हो, उसकी शकल एक जैसी हो, तो हम कहेंगे कि उसका जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो बराबर होना पड़ेगा, इक्वल होना चाहिए। तो कंपेयरिंग ऑफ पावर इन बोथ साइड्स, या दोनों पक्षों में घातों की तुलना से, वही टोपी वाला, तो टोपी वाला बराबर कर लो 12x बराबर 12। अब तो बेस समान बोलो, हाँ अरे बेस समान है कि नहीं, तो 12 पावर भी बराबर होगा, 12 बराबर 2x, x बराबर कितना 12/2, कितना होगा x की वैल्यू कितनी 2 6 जा 12, 2 6 12। ये भैया समझ आ रहा है, ये सवाल लिखो। सर जी इसको क्या लिख दिया आपने, ये तो शकल इसकी मिल ही नहीं रहा, ये 5 का क्यूब है, बोलो हाँ 25 पर। देखिए इधर जो है ना बेस में, वही बेस होना चाहिए, और उसकी पावर में कितना आएगा, वह जितना आ जाए। यहाँ पे देखिए 125 का फैक्टर करो, 125 का फैक्टर करेगा ना, 5 5 5 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5 25 बचे 125, बोलो। तो ये 5 का क्यूब है कि नहीं, अबे भैया 5 गुणा 5 बराबर 5 का क्यूब ना हुई, 125 का फैक्टर करोगे तो 5 × 5 × 5 आएगा कि नहीं, 5 × 5 × 5 आएगा कि नहीं, 5 का क्यूब लिखोगे कि नहीं, लिखोगे कि नहीं, क्यों लिखा, क्योंकि लेफ्ट साइड में 5 का स्क्वायर में कुछ है, तो भाई जो इधर है ना उधर बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग में ये चल रहा है कंपेयरिंग ऑफ पावर इन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑफ पावर इन बोथ साइड, दोनों पक्षों में घातों की तुलना से, दोनों पक्षों में घातों की तुलना से। भैया आ गया, यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों में घातों की तुलना से, कंपेयरिंग ऑफ पावर, कंपेयर ऑफ पावर्स, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, हाँ इन बोथ साइड लिख लो भैया। अब देखो यहाँ पे क्या हो, x बराबर 3 आगे नहीं आगे, आंसर हो गया। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है चेक वेदर 2 -3, ये देखिएगा 2 -3। पहले तो ये समझ, ये दिया क्या, ये कौन सा ऐसा पॉइंट है, ये दे दिया, ये क्या दे दिया, पहले समझ गए। करेंगे वेरीफाई करो, चेक करो, वेरीफाई। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। मैं जी कंसिडर करिए माइंड को। अब देखिए ये लिखा है सवाल में, चेक वेदर 2 -3 ब्रैकेट में जैसा लिखा हुआ है इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x - y बराबर 1। ये समझ, मतलब ऐसा लग रहा है कि बेहोश हो जाएगा, ऐसे दे रहे हैं ना यार, भी नहीं करेगा, है ना। देखो इसमें सब छोटे बच्चे बैठे हैं, सब लगा लेंगे आराम से। लकी जी लग जाएगा। क्या क्या मतलब क्या इन्होंने बोल दिया, कहा कि बताओ कि यह जो इक्वेशन है इसका हल, इसका सॉल्यूशन ये बिंदु होगा। सॉल्यूशन कब होगा, सॉल्यूशन तभी होगा जब अगर x y की वैल्यू जो दे रखा है ना, उसको रखने पर LHS बराबर RHS आ जाए, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष यदि आ जाता है तो हम कहेंगे कि यह जो बिंदु दिया है, यह जो वैल्यू दिया है,
वह उसका हल है। इसे बढ़िया नहीं जा रहे क्या? रात में भजन करते हैं लोग। चलिए तो देखिए, जो अगर ऐसा ब्रैकेट में दिया या ब्रैकेट में दिया, नहीं चमका ही नहीं। एक मिनट सुनिए, ब्रैकेट में दिया ना, समझ नहीं। अरे सर बताओ इसमें किसको एक्स माने किसको वाई माने, समस्या हो जाती है। पहले वाला एक्स, दूसरा वाला वाई, तो क्या निकलेगा यहाँ से? ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। मतलब निकला क्या? एक्स बराबर 2 और ये क्या होगा? अभी भी डाउट है सर, कभी भी बिंदु दिया है। चलिए एक बिंदु हम कंपेयर कर देते हैं। बताओ ये क्या लिखा है? एक्स कौन है? एक्स क्या है? -3। एक्स क्या है यहाँ पे? -3। वाई क्या है? ये पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। ये जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना, वहां पे समझ आ जाएगा। ये बिंदु में दिया है, बिंदु एक क्वेश्चन में दे दिया है, तो आप समझ आ रहे हैं एक्स तो पता ही नहीं है, वाई पता नहीं है। सर ने बोला था कि एक्स वाई की वैल्यू रखना, LHS बराबर RHS आ जाए तो हम क्या देंगे कि ये क्या है? यह जो है सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, दिए गए समीकरण का हल है। तो एक्स की वैल्यू आ गई, हमने निकाले एक्स की वैल्यू दिए रखा। देखिए एक्स वैल्यू 2, आपका ये क्या होगा? अरे पहले एक्स ही ना आएगा तब ना वाई आएगा, याद रखो ना। पहले एक्स होगा, पहला जो होगा नंबर एक्स होगा, दूसरा जो नंबर होगा वाई होगा। ये दे रखा है, बस देखने का तरीका था, पता होना चाहिए। हाँ तो फिर चलते हैं, इसमें वैल्यू रख देते हैं। लगाने के 2 तरीके हैं इसमें। पहले हमने क्या करा, एक्स की वैल्यू रख दिया 2, माइनस का वाई की वैल्यू -3। ये देखो, अब कई बच्चों ने लगाया माइनस को भुला दिया, इसीलिए सवाल गड़बड़ा दिया। अब देखिए 2 2 4 हो गया, और ये क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 1। यहाँ पे आ गया 7, ये क्या होगा? क्या ये बराबर 7 बराबर 8 हो सकता है? 7 बराबर 8 हो सकता है? 7 बराबर 8 हो सकता है? नहीं हो सकता, ये कदापि नहीं हो सकता। चूंकि हुआ क्या? चूंकि धोखा हो गया, LHS बराबर RHS नहीं है, तो LHS नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू RHS। Hence, therefore, so this point is not a solution of this equation. यह जो बिंदु है, यह इस समीकरण का हल नहीं है। क्लियर हुआ? नोट कर लो। चलो आज हम लोग लगा देगा। तो एक ट्राइंगल आ गया, इफ A is A इक्वल टू 100 डिग्री और AB बराबर 120, AB बराबर AC है और B और C फाइंड करना है। ऐसा सवाल दे दिया जैसे कि हम लोग लगे नहीं, है ना? नई सवाल आपके सामने है नए चैप्टर से। तो देखते हैं ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी और कुछ सवाल। ये सवाल देखते हैं थोड़ा सा कैसे करेंगे, समझ लीजिए। तो कह रहा है कि ABC ट्रायंगल, कोई भी रैंडम मैं सवाल एक ट्रायंगल बना ले रहा हूं, ऐसे मान लिया A और B और C। लेकिन एक और इसमें गुप्त बात है भाई, ऐसा बनाना है कि AB बराबर AC आना चाहिए, AB बराबर AC। तो एक काम करिए ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना, AB बराबर AC करिए। क्या करेंगे? AB बराबर समद्विबाहु त्रिभुज ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लो मंत्र का विकास कर लिया। चलो अब शुरू करते हैं। अब देखो AB बराबर AC, ये इसके बराबर है, AB बराबर AC दिया है, तो ये दोनों भुजा हमने क्या कर लिया? बराबर कर लिया। समझ आया? अरे मान लो राजा, मान लीजिए, कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा हूं मैं, ये भुजा इसके बराबर हो गया। रफ ट्रायंगल नहीं, कंस्ट्रक्शन नहीं करना है कि नाप जो एकदम बराबर होना चाहिए। बस एक रफ डायग्राम बना लिया जिसमें दो साइड हमने बराबर दिखा दिया था। गिवन था क्या? गिवन है भाई, गिवन था। ये सब लिख लेंगे गिवन में, ये सब गिवन है। समझ आ रहा है? चलिए, क्योंकि हम जानते हैं क्या, सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हम इसके अनुसार लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर x = हाँ। और एक बात सुन लो भैया, गुप्त बात मैं बता दूं, क्या बराबर? यदि अगर साइड बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होंगे। यहां पर मैं दिखा रहा हूं, देखिए एक्चुअली बोला है चूंकि क्या है, AB बराबर AC है, चूंकि AB बराबर AC है, और जब साइड इक्वल हो, साइड माने भुजा लेंथ होती है, मतलब देखिए साइड कौन है? AB BC CA साइड है,
ऐसे साइड है, और साइड क्या ना, ए बी और बी सी बराबर, ए सी बराबर है। अगर साइड किसी ट्राइंगल में बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल बराबर होंगे। ये प्रमेय थ्योरम है। थ्योरम ये कहता है कि यदि किसी ट्राइंगल का साइड इक्वल हो जाए तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। और यदि इसके वाइस वर्सा, इसका अपोजिट सही है, कराई थी यदि एंगल बराबर हो जाए तो अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगा, होगा। तो हम कह सकते हैं इट मीन्स इंप्लाई डायरेक्ट इसके अपोजिट, इसके सम्मुख कोण अपोजिट ए बी का, ये यहां पे खड़ा हो जाए, तुम दिन बनाई ये देख खड़ा हो जाए, इसके सामने कौन सा साइड, कौन सा एंगल, एंगल सी, ए बी के सामने, ए सी के सामने, यहां पे खड़ा होगा, देखो ए सी, यहां से कौन देखा, एसी के सम्मुख साइड या अपोजिट साइड एंगल, एंगल है, ये है ना। अरे कुछ लोग आदमी समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ आएगा, कायदे से बात सुनिए। हाँ ठीक है, देखिए मैं कह रहा हूं कि यदि साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। क्लियर हो गया यहां तक? किसी भी ट्राइंगल में हमने क्या बोला, एक कंसेप्ट सीख लीजिए फिर से एक बार आओ। किसी भी ट्राइंगल में यदि साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। और इसके वाइस से उल्टा विपरीत, कि यदि एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड यानी भुजाएं भी इक्वल होंगी। अब चूंकि हिंदी इंग्लिश में दोनों बताना पड़ता है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वाले भी और यूपी बोर्ड वाले, तो चीजें समझ आनी चाहिए, समझ आना आएगा तभी भाई लगा पाओगे ना कंसेप्ट। देखो अब यहां से मजा आ गया। अब देखो तो इसका मतलब ये होगा ना, एंगल ए को छोड़ो, एंगल बी को भी छोड़ो, एंगल सी की जगह हम एंगल बी लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं नहीं, लिख सकते हैं नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए यहां से मिल गया एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल बी, क्योंकि इस भुजा इनके बराबर दिया है, ये गिवन है, यहां लिख देंगे दिया है या गिवन है। ठीक, अब देखिए बराबर 180 हो गया, क्योंकि सी जगह बी लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है। और देखिए यहाँ पे एंगल ए का मान दिया है 100, सवाल दे देखना है, ये देखिए 2b हो जाएगा तो 2 पहले लिख लीजिए, यहाँ पे 2b हो गया बराबर 180, जोड़ देंगे इनको, बीबी कहोगे बीबी, दो बीबी आ गया, मतलब बी आ गया, एंगल बी मत समझिएगा, कुछ और नहीं तो बहुत पिटाओगे। 180 अब माइनस का 100, भैया ये हो गया एंगल बी इक्वल कितना 80, अब बचे 2, ये इंटू ऐसे डिवाइड होगा ना, एंगल बी का मान कितना 40 आया कि नहीं आया, आ गया। सवाल समझना था, क्या दिया था एक साइड मतलब एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज दिया था जिसमें एक एंगल दिया है, एक एंगल गिवन है ए जिसका वैल्यू है 100 डिग्री। दूसरा बोला कि दो भुजाएं उसकी बराबर है, दो साइड इक्वल है, तो वहां से निकाल लिया कि अपोजिट उनकी एंगल भी इक्वल होगा, एंगल बी और सी एंगल बराबर होंगे क्योंकि साइड बराबर है। और यदि ऐसा हुआ, और हम जानते हैं, चूंकि ये जानते हैं, ये कंसेप्ट होना चाहिए कि सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल, एक त्रिभुज में अंतः कोणों का योग 180 होता, 180 डिग्री होता। अरे चमक गया, अभी हो गया। तो इसको हमने क्या किया, सी के जगह बी कर लो, या अब इसको कम से कम या तो सी की जगह बी कर लो या बी की जगह सी कर लो, तो सी आएगा ना, इसका तो दिया है। तो एक वेरिएबल आया ना, एक वेरिएबल में चेंज हो गया और एक वेरिएबल में चेंज हो गया तो हम आराम से वैल्यू निकालेंगे। अब पूछेगा कोई, क्या पूछेगा, बोलेगा सी बता दो, ये तो दिया था, बी आपने निकाल लिया, अगर बी की जगह सी रहता तो सी निकलता, सी आता कि नहीं। अभी का मना भैया बी बराबर सी है, चूंकि बी बराबर सी है इसलिए सी बराबर भी क्या हो जाएगा भैया 40 डिग्री। इधर क्लियर कि नहीं, समझ आ रहा है। अब एक और बात सुनिए, बी बराबर सी हो गया। अच्छा एक और बात चेक करने का तरीका कि हमने जो लगाया वह सही है या गलत, करेक्ट है या रॉन्ग है, कैसे पता चलेगा। अबे भाई तीनों एंगल को जोड़ो, 180 आना चाहिए, 40 40 या 40 80 100 दिया, आया कि नहीं आया? इसका मतलब जो हमने वैल्यू निकाला बिल्कुल सही है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं। नोट करो। चलिए एक और सवाल देखिए, एक मिनट, एक दिया है 90 एंगल। चलिए देखिए, ये देखिए, ये एक मार्कर और ये अनदर मार्कर,
एक मार्कर सीधा मैडम। अब ये एक दूसरे पर इस तरह का अरेंजमेंट है कि ये इसके परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा हुआ तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा कितना बनेगा? 90 और ये कितना एंगल बनेगा? 90 एंगल 90 बना कि नहीं बना? अच्छा, मतलब एक सीधी रेखा, एक हॉरिजॉन्टल रेखा लाइन पे कोई वर्टिकल लाइन आ जाए और एक बिंदु पर मीट हो, इस बिंदु पर, उसके बीच बना एंगल 90। समझा? इसका मतलब ये सवाल में जो दिया ना, एक सवाल किया है, मतलब इस क्यों बताया मैंने, ये बताया है एक ट्रायंगल है जिसमें a इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 जब भी बोलो तो पहले तो दो लाइन परपेंडिकुलर खींचिए। यहां पर 90 हो गया, 90 डिग्री। अगर मैं लिखूं चाहे ना लिखूं, अगर ऐसा सिंबल दिखे तभी आप समझिए वो 90 ही बोल रहा है। ये भी एक सिंबल है 90 का। तो यहां पे a दे दिए और इसको मीट कर दिए, मिला दीजिए, ए बी सी ऐसे मान दीजिए। ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला है? सबसे लॉन्गेस्ट साइड। सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है? देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जब किसी राइट, अच्छा कौन ट्रायंगल इसका नाम पड़ा? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बना? राइट एंगल ट्रायंगल। और जब ऐसा कोई ट्रायंगल हो तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होता है अपोजिट किसके होता है? 90 के। 90 एंगल के अपोजिट जो साइड होगा, कौन सा साइड है यहाँ पे? बीसी। अगर आप यहाँ पे बी देखते हैं तो यहाँ पे सी, कभी वो बीसी का होगा। तो लॉन्गेस्ट जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। ये आंसर होता है। अच्छा, अब हिंदी में थोड़ा समझे। 90 के इसको देखिए हाइपोटेनस बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं कर्व। हाइपोटेनस इसको बोलते हैं, इसको एक्स से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो बेस है क्योंकि इसी पर टिका हुआ है, इसको बेस मतलब आधार। आधार इसको बेस बोलेंगे, मतलब आधार। इसको बोलेंगे क्या? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लंब हिंदी में, और इंग्लिश में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस और ये आधार, बेस। एक मिनट, हाइपोटेनस कौन होगा? 90 के अपोजिट साइड जो होगा, किसके साइड, किसके अपोजिट? 90 एंगल के। एक बार तो गलत हो गया, आपको विश्वास नहीं हो रहा। ये देखिए, एक मामा आए, एक चाचा आए, बोले भैया बेटा ये बता के दिखा। चल बता, बहुत बोल रहा है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड। मैंने कहा बीसी होगा। चल ये तो ठीक है, चल पी क्यू आर ले लेते हैं, बहुत बोल रहे हैं। पी क्यू आर होगा, चलो बताओ लॉन्गेस्ट साइड। क्यू आर या आर क्यू बोल सकते कि नहीं? सबसे लॉन्गेस्ट साइड राइट एंगल ट्राइंगल में। और राइट एंगल ट्राइंगल हिंदी मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, हाइपोटेनस होती है। और कैसे पता चलता है? 90 डिग्री के पास खड़े हो जाओ, वहां से सामने देखो, और जो साइड यानी जो लंबा, जो लेंथ यानी जो भुजा अगर दिख जाए, वह जो भुजा होगी, वह जो साइड होगा, वह क्या करेगा? सबसे लॉन्गेस्ट साइड। समझ आ गया? तो सवाल में इतना ही पूछा था कि लॉन्गेस्ट साइड का नाम बताओ। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ था, तो लॉन्गेस्ट साइड आप लिख सकते हो। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड लिख लेंगे सबसे पहले। तो कुछ भी उलट पुलट कैसे भी दिया है, तो इसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन हो गया? लॉन्गेस्ट साइड कौन हो जाएगा? लॉन्गेस्ट में सबसे लंबी भुजा यही हो जाएगी, लंबी। कर्ण जो होती है इसे हिंदी बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे इसमें, क्लास 10 में पढ़ेंगे। ट्रिगोमेट्री जो पढ़ेंगे ना, उसमें आपको ये पढ़ाया जाएगा। इसके बारे में बहुत कमाल की बात है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे इसमें, है ना। तो इस तरह का आपको देखने मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए ना। अच्छा चलिए, एक और सवाल इसको रीड कर देते हैं बस। लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है? 90 का अपोजिट साइड जो होगा वो क्या होगा? अपोजिट साइड ऑफ 90 एंगल इज नोन एज लॉन्गेस्ट साइड, और इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट साइड। समझ आ गया? सबसे लंबी यानी हाइपोटेनस उसको बोल देंगे, क्या बोल देंगे? हाइपोटेनस। चीजों को समझा सके, अपनी भाषा में लिखने का खूब लिखो, लिख दो जो लिखना है। अब देखिए चीजें समझिए, देखिए हर चीज नया नया सवाल आ रहा है सीखने को। ये देखिए, इसके बाद एक और सवाल बताएंगे, फिर बंद करेंगे। अर्थमेटिक मीन पूछा है, संख्या दिया है, संख्या देखिए 7, सब नोट करते जाइएगा। 11, 13, 21। अब देखिए दिया है, इन संख्याओं का अर्थमेटिक मीन जो है समांतर माध्य हिंदी बोलते हैं। 13 है, कितना है? 13 है। मीन मतलब माध्य होता है, अर्थमेटिक मीन लिखा है, मतलब उसको हिंदी में समांतर माध्य बोलते हैं। और समांतर माध्य क्या होता है कि जो चीजें हैं ना उनको जोड़ लो और जितनी चीजें हैं उसे डिवाइड कर दो। सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स।
अर्थमेटिक मीन का ये फॉर्मूला है। सभी संख्याओं को जोड़ दो, आज जितनी संख्या है उसे भाग कर दो, उसका अर्थमेटिक मीन आ गया। तो मीन बराबर दिया इसका, मीन कितना दिया? 13 दिया ना, 13 इसका मीन है। हाँ 13 ही है। तो क्या बोला, मीन क्या हो गया? सभी संख्याओं को जोड़ो, तो क्या हो जाएगा 7 + 9 + 11 + 13 प्लस x + 11 21 बाई कितना कितना कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 लिख दीजिए, बराबर कितना? अब इनको ऐड करके बताइए कितना होगा? 61 आ रहा है इसका, 61x + x आएगा। और ये कैंची गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। अब इसका उधर इसका इधर, ई वाला इधर आएगा और ये वाला उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं ना। बज्र गुणा हिंदी में बहुत जटिल है, जिससे लग रहा है बज्र खड़ा है, नहीं बज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। पहले का न्यूमरेटर इंटू दूसरे का डिनोमिनेटर, दूसरे का न्यूमरेटर के पहले का न्यूमरेटर गुणा हो जाता है। ये ना समझ आई, एक बार आहे ना गुणा हो जाए, एक बार ये चलो। चलिए x बराबर 13 संख्या कितना होगा? 78 78 और ये माइनस ये दे जाएगा, ये 3 बदल जाएगा, माइनस इधर जाएगा। अब इसको उधर ले जा, माइनस को देगा 61, कितना आ गया x की वैल्यू? कितना कितना आया? 70 आ गया। चीज समझ आनी चाहिए, नोट कर लो। तो समझ लिया अर्थमेटिक मीन क्या होता है। मीन क्या होता है? जो संख्या दिया है, जो आंकड़े दिए हैं, जो डाटा दिया है, उस डाटा उस संख्याओं को जोड़ो, टोटल नंबर से डिवाइड कर, आ जाएगा सर। चलिए देखिए, ये सवाल दिया गया है, ये टेस्ट में पूछा हुआ सवाल है, तो इसको देख लेते हैं। पहले लगाने का प्रयास करते हैं। प्रूफ दैट, देखिए अगर इतना इक्वल टू इतना आ जाए, इतना आना चाहिए। पहली बात सवाल सुनिए, सवाल प्रूफ दैट का मतलब होता है सिद्ध करो। पहले समझिए, चीजें समझ आना चाहिए। इंग्लिश लिखा बेहोश मत हो, इंग्लिश क्या मतलब, क्या लिख दिया, मतलब क्या, मतलब क्या कर दिया। हम हिंदुस्तानी हिंदी आना चाहिए ना, अरे नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों आना चाहिए, सब आना चाहिए। प्रूफ दैट, सिद्ध करो। अब इसमें जोड़ दिया, देखिए बिल्कुल सवाल ही में देखिए जवाब दिए, ये जोड़ दिया जा रहा है कि सिद्ध करो इतना इक्वल इतना आना चाहिए। सवाल में ये पूछा गया, मैंने सवाल बनाया भाई, मेरे पास ये सवाल चेक करता हूं। LHS ले लेते हैं, LHS 2 to the power n प्लस, ध्यान से समझिए दोस्तों, इस सवाल में बहुत कुछ टेक्निक है। और 2 to the power n + 1 - 2 to the power n। तो आपने सीखा क्या? मैंने सिखा रखा है भैया, आपने सीखा है a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n होता है। यदि ऐसा है ऐसा लिखेंगे, और ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। दोनों बातें समझ आनी चाहिए। लोगों को क्या ना, चीजें समझ नहीं आती है। बोलते हैं ना x बराबर 5, एक बंदे बोला सर 5 बराबर x भी तो हो सकता है। yes, अरे हो सकता है भाई, हो सकता है, हो सकता है ना। तो आप कंफ्यूज ना हो जाए यार, x बराबर 5 है, 5 बराबर x नहीं हो सकता। मतलब ये कह रहे हैं ना यार कि a to the power m है, a raised to m into a to the power n। अगर ये बेस समान है, पावर ऐड होगा कि नहीं? खुशी जी, मैं कह रहा हूं बेस समान पावर ऐड होगा। यदि पावर सम में है तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं। ये चीजें समझ आना चाहिए। चमका कि नहीं? चमका। इसको छेड़ना नहीं, इसको तोड़ो। n इंटू 2 to the power 1 होगा कि नहीं? yes, sir। अबे m प्लस n है, इसकी शकल ऐसी मिल रही है। तो भैया देखो 2 के पावर n प्लस n है ना, 1 है ना, 2 के पावर n लिखो इंटू 2 के पावर 1, तो जोड़ेगा तो वापस ही नहीं आ जाएगा। अबे फॉर्मूला भी ऊपर लिखा, चमका आ गया। अब देखो r अपन 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 1 माइनस 2 के पावर n, बोलो हाँ, कॉमन लिख, कॉमन दिख गया। कॉमन मतलब ऐसे होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 के पावर n कॉमन लिया, डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस 2 के पावर 1 मतलब 2 बचेगा। अपान कितना? 2 के पावर n कॉमन ले लो, इसमें भी 2 के पावर n, यहाँ भी 2 के पावर n। अरे कॉमन दिख रहा है ना भैया? 2 टर्म है, चाहे 1000 टर्म है, कॉमन एक जैसा है। जो चीजें एक जैसा दिखे वो कॉमन होता है, समझा?
तो यहाँ बचा 2 माइनस का 1 बचेगा, डिवाइड करेगा, यहाँ पे देखो 2 बचेगा और यहाँ पे देखो 2 के पावर 2 में 2 के पावर n से 2 के पावर n से डिवाइड करेगा 1 आएगा ना। और लो ये कट गवा, ऊपर 2 1 3 हुआ, 2 को अरे वो 3 को और 2 में से एक निकल गया, एक बचा, एक लिखा 2/3। LHS कुछ और RHS कुछ और, क्या ये सही बात है? आएगा नहीं आएगा, क्योंकि LHS नॉट इक्वल टू RHS, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, रॉन्ग, गलत, रॉन्ग। अब देखिए एक मिनट से मैं कह रहा हूं LHS बराबर RHS नहीं आया, मतलब ये सवाल जो दिया गया ना वो बिल्कुल रॉन्ग है। इस सवाल में क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो है ना 3/2 दिया है ना, वहां पे 3 आ जाना चाहिए, तभी ये LHS बराबर RHS आएगा। तो आप लोग क्या करिएगा ना, इस सवाल को वापस लगाइएगा और इस सवाल में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा मेरे तरफ से, ठीक है? जो बनाया होगा वो समझेगा अपना, ठीक है? मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, आप यहाँ पे 3 कर लेंगे ना तो भी ये सवाल सही हो जाएगा, क्योंकि जिस सवाल में मैं कहना चाहता हूं कि जब प्रूविंग वाला सवाल आ जाए, मतलब बहुत सारा आएगा, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना, बहुत सारे ऐसे सवाल पढ़ोगे जिसमें सीधे वाला आएगा ना, LHS बराबर RHS होना ही पड़ेगा। कोई भी अगर प्रूविंग वाला सवाल दे रहा है, एनी प्रॉब्लम? मैं कह रहा हूं कि कोई भी सवाल अगर दे रहा है ना प्रूविंग वाला, आपको LHS बराबर RHS आना ही चाहिए था। अगर ऐसा नहीं हुआ, आप देखो, अच्छा एक और बात है, प्रूविंग में बहुत मजेदार चीज होती है, बहुत अच्छे सवाल होते हैं, क्योंकि LHS ले लो, RHS ले लो, RHS ले लो, LHS ले लो, तो क्या ना कि चीजें जिसमें ज्यादा है ना उसको लेकर चलते हैं, जिसमें कुछ आइडिया मिल जाए कि हाँ इसको लेकर आगे काम हो सकता है, तो LHS लेकर RHS ले आ सकते हो, RHS को लेकर LHS ले आ सकते हो। मतलब मैं कह रहा हूं बाएं पक्ष को ले लो, दाएं पक्ष ले आ दो, दाएं पक्ष ले लो, बाएं पक्ष ले आ लो, ये होता है प्रूविंग वाला सवाल, ठीक है ना? प्रूविंग वाला में ये कंपलसरी है, बिल्कुल फिक्स है भाई, आना ही है, LHS पर RHS आना ही है अगर सवाल सत्य है तो। अगर गलत है, रॉन्ग है, फिर तो कोई बात ही नहीं। तो इस सवाल में थोड़ा सा करेक्शन है क्या, ठीक है? तो इसमें मैं चाहूंगा कि इसमें आप लोग 3 कर लो। अब इस सवाल को वापस लगाइएगा, अब इस सवाल में क्या बना लीजिएगा, देखिए इस सवाल की जगह पे क्या कर लीजिएगा, आप लोग सुधार कर लीजिएगा, 2 के पावर n प्लस 2 के पावर n प्लस 1 बाई डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस का 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 3। अब देखिए ना, आप इसको LHS लेकर लगाओगे तो RHS बराबर आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको लगा के लाइएगा, आपका सवाल सही हो जाएगा। दैट्स ऑल, आज के लिए